हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे इंड AS 102, जिसमें आज अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 किससे रिलेटेड है? शेयर बेस्ड पेमेंट विद कैश ऑल्टरनेटिव। दैट मीन्स कि यहाँ पर दोनों रहेगी। दोनों मतलब दोनों ऑप्शन है आपके पास। इक्विटी ऑप्शन भी है, यानी कि आप इक्विटी शेयर्स भी ले सकते हो, प्लस कैश भी ले सकते हो, यानी कि सार। तो यानी कि दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन है, इक्विटी प्लस सार वाला। ठीक है, यानी कि एक तरीके से मैं सिंपल बोलूं, इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 2। इसलिए आप पहले इलस्ट्रेशन 1 2 अच्छे से देख लेना, उसके बाद ही इलस्ट्रेशन 3 पर आना। ठीक है, चलो तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। ऑन 1 Jan 2011 ABC लिमिटेड गिव्स ऑप्शन टू इट्स की मैनेजमेंट पर्सनल, यानी कि KMP को एक ऑप्शन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? टू टेक आइदर कैश इक्विवेलेंट 2000 शेयर्स। इसका मतलब क्या है कि जो सार है वो कितना है? 1000 शेयर्स का। 1000 शेयर्स का जितना वैल्यू रहेगा उतना आपको कैश मिल जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास कि आप 1500 शेयर्स ले लो, यानी कि वही अपना इक्विटी वाला ऑप्शन, दैट इज ESOP। अच्छा, यहाँ पर आप ये सोच सकते हो कि 1000 और 1500 क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं दो चीजों में ऑप्शन दूं कि आप कैश ले लो या इक्विटी शेयर, तो ऑब्वियस ही बात है सब लोग आज की ही सोचेंगे और कैश पेमेंट ले जाएंगे, है कि नहीं? इसलिए उन्होंने कैश पेमेंट जो दिया है वो कम दिया है कि आपको जो कैश मिलेगा वो 1000 शेयर के बेस पर मिलेगा, लेकिन आपको जो शेयर्स मिलेंगे वो 1500। तो यहाँ पर ये रहेगा कि हाँ, कुछ लोग 1500 शेयर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर ये 1000 होता तो सब लोग कैश पेमेंट की ही तरफ जाते, कोई हमारे इक्विटी शेयर्स नहीं खरीदता। इसलिए हमेशा सार कम होता है और ESOP ज्यादा होता है। आगे देखो, द मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट इज 2 ईयर्स, यानी कि ये अपन को क्या दे रखा है? वेस्टिंग पीरियड, कि आपको ऑप्शन तभी मिलेगा जब आप हमारी कंपनी में काम करोगे कम से कम 2 साल। तो इट इज वेस्टिंग पीरियड। एंड शेयर्स बीइंग टेकन मस्ट बी केप्ट फॉर 3 ईयर। अच्छा, बोल रहे हैं कि अगर आपने ये सेकंड वाला ऑप्शन चुना है ना कि आपको शेयर्स चाहिए, तो आपको वो शेयर्स अभी के अभी मार्केट में बेचने नहीं है, कम से कम 3 साल तक रखने हैं। यानी कि ये जो आपको ESOP वाला ऑप्शन मिला है ना, इसमें रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? कि आपको कम से कम 3 साल तक वो रखना है। देखो, दोनों में फर्क है। ये 2 साल क्या है? 2 साल है कि आप 2 साल हमारी कंपनी में काम करो, तब आपको ऑप्शन मिलेगा। और आपने अगर ऑप्शन चूज कर लिया कि मुझे शेयर चाहिए, 1500 शेयर चाहिए, तो आपको वो शेयर 3 साल तक रखने हैं अपने पास, यानी कि उसको बेचना नहीं है। ठीक है, तो यानी कि सेकंड जो आपको ESOP ऑप्शन मिला है वो विद रेस्ट्रिक्शन मिला है। क्लियर? आगे देखते हैं फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर। क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले शेयर ऑल्टरनेटिव फेयर वैल्यू विद रेस्ट्रिक्शन। विद रेस्ट्रिक्शन मतलब ये किसके लिए होगा? ESOP वाले ऑप्शन के लिए। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ESOP के लिए कितना दे रखा है? 102, यानी कि अगर हम ESOP का कंपोनेंट वो कैलकुलेट करेंगे तो 102 से करेंगे। ग्रांट डेट फेयर वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2011, ये विदाउट रेस्ट्रिक्शन है, यानी कि किसके लिए होगा? सार के लिए। डेट एक ही है, ये भी है, बट ये सार के लिए और ये ESOP के लिए। ठीक है, तो दोनों यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 2011, साल के खत्म होने पर। फेयर वैल्यू ऑन 31 मार्च 2012, यानी कि यहाँ पर हमारा वेस्टिंग पीरियड भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये सब क्यों दे रखी है? ये दोनों सार के लिए दे रखे हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब हमने इलस्ट्रेशन 2 किया था, तो जब हमने सार वाला फॉर्मूला यूज किया था, एक्सपेंस रिकॉग्नाइज, याद है? ग्रीन कलर के पेन से अपन ने वर्किंग नोट बनाया था, और उसमें हम कैलकुलेट करते हैं कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे हर साल। तो वहां पे लिखा था ईच बैलेंस शीट डेट का आपको फेयर वैल्यू लेना है। ठीक है, सार के टाइम पे क्या होता है? ईच बैलेंस शीट डेट पर, यानी कि एक बार ये 120 यूज होगा और एक बार ये 132 यूज होगा। क्लियर? बाकी थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा है ना क्वेश्चन? बाकी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अभी इतना लोड मत लो, आगे देखते हैं। द एम्प्लॉयज एक्सरसाइज देयर कैश ऑप्शन। तो 2012 का जब खत्म हुआ तब हमें पता चला एट द एंड के एम्प्लॉयज ने कैश ही ऑप्शन चूज किया, जबकि हमने 1500 शेयर 500 एक्स्ट्रा दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कैश ही ऑप्शन यूज किया। उन्होंने बोला भाई कैश दे दो, 2 साल काम करेंगे और हमें कैश दे दो शेयर्स के अकॉर्डिंग। इसकी अपन को जनरल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और इलस्ट्रेशन 1 2 का कॉम्बिनेशन है,
तो अच्छे से सॉल्व करेंगे इसे। चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 3 को भी आसान बनाते हैं। तो कॉपी पर सबसे पहले लिखिए इंड एएस का इलस्ट्रेशन नंबर 3। इसका सॉल्यूशन हम 2 स्टेप में करेंगे। स्टेप नंबर 1 अपन का रहेगा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ईसॉप कंपोनेंट इक्विटी का, ठीक है। और दूसरा जो रहेगा वो हमारा वही जो क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट है, दैट इज जनरल एंट्रीज। और जनरल एंट्रीज भी थोड़ा अलग तरीके से अपन करेंगे कि इसमें जो इक्विटी का ऑप्शन है ना, दोनों मिले हुए हैं इसमें, इक्विटी और सार। तो इक्विटी ऑप्शन के अपन जनरल एंट्रीज अलग करेंगे और सार की अपन अलग करेंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में इन दोनों की कंबाइंड एंट्री करी है, आप वो भी कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं समझा रही हूँ ताकि जो लोग फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन कर रहे हो तो उनके लिए आसान बन जाए, ठीक है। और बाकी जैसे मैंने बताया आप भी एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसे लिख सकते हो, फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर मैं बहुत क्वेश्चन आसान बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने इन दोनों को बाइफरगेट कर दिया ताकि आपको आसानी रहे समझने में। क्लियरली है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो, तो सबसे पहले हम आते हैं स्टेप नंबर 1 पर। ईसॉप का कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल फेयर वैल्यू ऑफ ईसॉप एट ग्रांट डेट, ये कितना कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले इक्विटी वाले पोर्शन के लिए कितने शेयर्स मिल रहे हैं अपन को, 1500, सही है कि नहीं। एक सेकेंड अलग से लिख दूं, इक्विटी वाले के लिए कितने मिल रहे हैं अपन को, 1500। और इक्विटी वाले के लिए रेस्ट्रिक्शन भी है कि आपको 3 साल तक वो शेयर्स को बेचना नहीं है। और रेस्ट्रिक्शन वाले के लिए फेयर वैल्यू कितना था, 102। यानी कि अगर मैं आपसे इक्विटी का वैल्यू पूछूं तो आप कैलकुलेट कर लोगे, 1500 102, ये आ गया 1,53,000, ये टोटल वैल्यू है, ठीक है। लेकिन सार का कितना होगा, तो सार में कितने शेयर्स पर मिल रहा है, 1000 शेयर्स इनटू, और इसके लिए फेयर वैल्यू क्या आएगा, 113। दोनों के लिए फेयर वैल्यू अलग अलग दिया है और हमने अलग अलग ही रखा है, ठीक है। तो 1000 इंटू 13, ये तो सीधा सीधा आ जाएगा 1,13,000। अब 1,53,000 माइनस 1,13,000, ये कितना आ गया, 40,000। ये है हमारा मेन ईसॉप का कंपोनेंट। अब आप कहोगे ये क्या हो रहा है, ये हमको समझा नहीं, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, वो लोग ये भी ले सकते हैं, वो लोग ये भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं दोनों में से। अब बात ये है कि हम अमाउंट कहाँ पे कहाँ पर रखें। 2 तरीके से रखते हैं हम। ईसॉप का अमाउंट कहाँ पर रखते हैं, ईसॉप का अमाउंट हम एसबीपी रिजर्व में रखते हैं, और सार का अमाउंट हम एसबीपी लाइबिलिटी में रखते हैं। तो हम यहाँ से वर्स्ट केस ही देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट क्या होगा। जैसे कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट यही तो बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, वो आप देखो। तो ज्यादा से ज्यादा यही हो जाएगा कि सब लोग कैश पेमेंट ले जाएंगे, यानी कि सार ले जाएंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा यही हो जाएगा। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा वो कितना ले जाएंगे, 1,13,000। दैट मीन्स कि जो बाकी का है आप रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो, और जो ज्यादा से ज्यादा है उसको आप लाइबिलिटी अभी से बनाकर चलो। यही हमारा प्रूडेंस और कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट बोलता है। बचपन से अपन ने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड से कि अगर लाइबिलिटी है तो आप उसको रिकॉग्नाइज करो, और कैश देना बहुत बड़ी लाइबिलिटी होती है, सीधी सीधी बात है, तो हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे संग क्या बुरा हो सकता है कि 1,13,000 हमारे कैश में चली जाए, तो यही हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। इसलिए अपन यहाँ पर 1,13,000 का जो है वो लाइबिलिटी यहाँ पर बनाकर चलेंगे, और जो ईसॉप का कंपोनेंट है 40,000 वो हम रिजर्व में रख देंगे। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या है, तो कम से कम अपन ये बच सकते हैं, तो इसको अपन रिजर्व में डाल देंगे। तो पहला हमारा यही रहता है, लाइबिलिटी और रिजर्व को बाइफरगेट करना, कि ईसॉप का और सार का अलग अलग बाइफरगेट करना। क्लियर, उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्चुअली कि इस तरीके से क्यों कैलकुलेट करते हैं ईसॉप का कंपोनेंट। तो हमारा ईसॉप का कंपोनेंट कितना आ गया बताओ, 40,000। तो अब अपन जनरल एंट्रीज कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको हमेशा बोला है जनरल एंट्रीज करने से पहले आप उसका अमाउंट पहले से कैलकुलेट कर लो। और उसके लिए अपन क्या बनाते हैं, ग्रीन पेन से वर्किंग नोट, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज ईच ईयर, हर साल कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करोगे उसको अभी से ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला है जो मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 में यूज किया था। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन एट ईच ईवेंट, नंबर ऑफ ऑप्शन यानी कि ईसॉप वाले केस में, और सार वाला सार के केस में, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांट डेट, ये होगा ईसॉप वाले में, लेकिन सार वाले में हर बैलेंस शीट डेट पर अलग होता है, इसलिए वहां पर गिवन भी है। टोटल वेस्टिंग पीरियड जो हमारे केस में है वो 3 है, ठीक है।
सॉरी 2 साल है, 2 साल। 3 साल तो वो रेस्ट्रिक्शन वाला था ना, अलग था। आपको सर्विस कितनी करनी है, 2 साल, तो टोटल वेस्टिंग पीरियड है 2 साल। और वही आपका वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड टिल डेट। सिंपल है। और अगर ऑलरेडी कोई रिकॉग्नाइज कर दिया एक्सपेंस तो उसको अपन माइनस कर देंगे। यहाँ पर जो अमाउंट है वो भी मैं अलग अलग कैलकुलेट कर रही हूँ, इक्विटी ऑप्शन का अलग और सार का अलग। अगेन क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, आपको एकदम कॉन्सेप्चुअली समझाने के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे बताओ इक्विटी का कंपोनेंट कितना था। इक्विटी का कंपोनेंट था, जो अभी अमर ने कैलकुलेट किया, वो 40,000। ठीक है, तो ये 40,000 हो गया, सीधे सीधे वैल्यू आएगी 40,000। वेस्टिंग पीरियड कितना है, 2, और अभी कितना हुआ है, 1, तो हमारा हो गया 20,000। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इक्विटी में 20,000, फिर 40,000। वेस्टिंग पीरियड कितना है, 2, कंप्लीट कितने हो गए, 2, 40,000 आ गया। लेकिन अपन क्या करते हैं, एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज को माइनस करते हैं, यानी कि जो फर्स्ट ईयर में अपन ने किया है रिकॉग्नाइज ऑलरेडी, उसको अपन माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया। हर बार मैं आपको एक ही तरीके से करा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपका ज्यादा दिमाग घूमे ना। तो देखो, ये तो अपन ने कैलकुलेट भी कर लिया ईसॉप वाला, एक का 20,000, दूसरे का भी 20,000। अब इस वाले में ध्यान देना, इस वाले में ध्यान देना, ठीक है। इसमें कैसे रिकॉग्नाइज होगा, यहाँ पर 31 दिसंबर 2011 की बात करें तो कितना आएगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 1000 मिलने वाले हैं सब लोगों को, बस टोटल 1000 है। और उसका वैल्यू कितना हो गया, 120। ठीक है, उसका वैल्यू कितना हो गया, फेयर वैल्यू कितना हो गया, 120। तो ये कितना आ गया, 1,20,000। एक सेकेंड, 1,20,000 आ गया। यहीं पर वेस्टिंग पीरियड भी तो लगाना था मुझे। देखो, ज्यादा से ज्यादा कितने मिलेंगे, 1000 शेयर्स, और फेयर वैल्यू बैलेंस शीट डेट का कितना है, 120, और वेस्टिंग पीरियड हमारा 2। यही वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, ठीक है। दोनों में सेम फॉर्मूला यूज किया है, बस यहाँ पर ऑप्शन होता है और यहाँ पर सार वाली बात आ जाती है। यहाँ पर सेम तरीके का फेयर वैल्यू यूज होता है, लेकिन यहाँ पर हर बैलेंस शीट डेट का अलग, इसलिए कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1,20,000, जिसे हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ गया 60,000। क्लियर। अब आ जाते हैं 31/12/2012 को। यहाँ पर अगेन ऑप्शंस कितने थे, 1000, लेकिन यहाँ पर 120 से अभी कितना बढ़ गया है, 132। वेस्टिंग पीरियड 2, और अभी तक कितने साल कंप्लीट हो गए, 2। तो 1,32,000, 1,32,000 ही आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, ये टोटल कितने का आया है, 2 सालों का, 2 सालों का आया है 1,32,000। ऑलरेडी एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में 60,000, तो लेस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इलस्ट्रेशन 1-2 कर चुके होगे। ठीक है, ये मत कहना क्या करा रहे हैं, बस कॉम्बिनेशन है उसका, ऐसे मैंने वहां भी माइनस किया था। तो देखो, पहले साल में 60,000 आ गया, दूसरे 2 सालों का कितना आ गया, 1,32,000। इसमें हमने ऑलरेडी एक साल 60,000 रिकॉग्नाइज कर चुका है, तो अब बस कितना करना है, 72,000, 72,000। समझ में आई ये बात की नहीं आई। यहाँ पर हम जो फॉर्मूले से निकालते हैं वो 2 साल पूरे का निकालते हैं। 2 साल पूरे का कितना आया, 1,32,000 दोनों सालों का। लेकिन सिर्फ सेकेंड ईयर की बात करूं तो सेकेंड ईयर का आया है हमारा 72,000। तो यहाँ पर हमारे सब अमाउंट आ गई। ईसॉप का आ गया 20,000, और इसका आ गया 60,000 और 72,000। अब अपन जनरल एंट्रीज की तरफ बढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो और भी आ जाएगा। अब एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले ईयर एंड 31/12/2011। किसको डेबिट करते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एक सेकेंड, पेन को क्या हो गया आज।
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू एसबीपी रिजर्व में जाएगा। ध्यान रखना किस में जाएगा, एसबीपी रिजर्व में। क्यों? क्योंकि ईसॉप वाली है, मैंने इसलिए बाइफरकेट कर दी है। और कितना था, 20,000। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर जो हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो डेबिट होगा वो एसबीपी रिजर्व नहीं, एसबीपी लाइबिलिटी में जाएगा। ठीक है, कितना, 60,000। पहले वाले का 60,000 आया था ना, क्योंकि ईयर एंड में फेयर वैल्यू चेंज हो गई है इसलिए अलग आया है। अब 31/12/2012 नेक्स्ट ईयर का अंत आ गया। यहाँ पर सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फेयर वैल्यू चेंज आती है उसका इफेक्ट नहीं आता है। बस ध्यान रखना यहाँ पर क्या आएगा, एसबीपी रिजर्व नाम आएगा, जो कि आएगा 20,000। आप भी मेरे साथ साथ जनरल एंट्री बनाओ भाई, खाली देखने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर भी सेम एंट्री, देखो एंट्री तो वही है, रेडी रटाई। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दोनों में डेबिट करना है। राइटिंग को भाड़ में जान देना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये पेन आज पता नहीं क्यों नहीं ढंग से चल रहा। हाँ जी, तो यहाँ पर कितना आएगा, 72,000। अब 31/12/2012 यानी कि ये फाइनली जो वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हो गया, तो सब लोगों ने क्या ले लिया, पैसा ले लिया। यही अपन को डर था कि वो पैसा ले लेंगे, तो उन्होंने पैसा ले लिया। तो ज्यादा से ज्यादा पैसा तो वही जाएगा जो अपन ने एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया है, क्योंकि हमने एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुका है। तो एसबीपी लाइबिलिटी में कितना होगा, 1,32,000। ये रहा 72 + 60, 1,32,000। तो उन्होंने कैश ले लिया है, तो अपन बैंक से दे देंगे। बैंक से दो, कैश से दो, बात एक ही है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो हमारा एसबीपी में रिजर्व पड़ा हुआ है 20,000 का, इसको कहाँ ले जाएंगे। तो एसबीपी रिजर्व इक्विटी का पार्ट होता है, तो इसे रिटेन अर्निंग में डाल देंगे अपन। ऐसी तो करते थे अपन। तो एसबीपी रिजर्व को डाल देंगे हम रिटेन अर्निंग में। कितना, 40,000। ठीक है, 40,000 हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही कंपोनेंट निकाल चुके थे। इक्विटी का देखो सेम ही रहता है अमाउंट, इक्विटी में टेंशन ही नहीं है, लेकिन इसमें टेंशन होती है क्योंकि इसमें हर बार चेंज हो जाता है। जब हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था सार का अमाउंट, तो वो अलग आया था, क्योंकि स्टार्टिंग में फेयर वैल्यू अलग था। कितना था, 113 था शायद, तो अलग आया था उसका। फिर उसका 120 हो गया, तब अलग आया, और फिर उसका 132 हो गया, फिर अलग आया। तो इसमें चेंज होता रहता है सार के केस में, लेकिन इक्विटी में सेम रहता है। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले तो यही बताओ कि जिस तरीके से इंस्टीट्यूट ने कराया और जिस तरीके से मैंने कराया, आपको कौन सा वे अच्छा लगा। दोनों में फर्क है नहीं, बस उन्होंने थोड़ा सा टिपिकल वे में कराया है और मैंने थोड़ा स्टेप वाइज कराया है, और वर्किंग नोट जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, और दोनों को इक्विटी का पोर्शन अलग और सार का पोर्शन अलग, दोनों का बाइफरकेशन करके एकदम क्लैरिटी से समझाया है। उम्मीद है आपको उतनी ही क्लैरिटी से समझ में आया होगा। और अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये चीज़ आपको पसंद आई कि नहीं आई, कि मैंने इतना इस क्वेश्चन को आसान बना दिया। क्योंकि कुछ लोग मॉड्यूल में देखते हैं और उसको ये क्वेश्चन समझता नहीं है, तो आप मुझे इसका कमेंट में फीडबैक जरूर दे दीजिएगा एक अच्छा सा। और आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो जल्दी से चैनल को। और इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।